नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बाजार बैठक और विश्लेषण के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक सबसे सेंसेशनल, सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला है, जिसमें आप सभी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। दैट इज आईपीओ ऑफ जियो। जियो के आईपीओ के बारे में हम और आप यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उतना डेटा तो निकल करके नहीं आया, क्योंकि अभी तो वो प्लानिंग के अंडर में है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय आप सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जियो के अर्ली स्टेज में 48 से 50 करोड़ रुपए निवेश किए गए और 6 साल में वही निवेश जो है वो 5800 करोड़ रुपए हो गया, तो यकीनन ये बात मानने में बहुत चैलेंजिंग लगेगा, स्वप्न से कम नहीं लगेगा। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी की कहानी है। ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन की कहानियों में से एक कहानी, और इस कहानी का जो सबसे सुपरस्टार हीरो है वो है जियो प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि कहानी 2020 में हम लोगों को सुनने और समझने को मिली थी, जब जियो का रेवोल्यूशन डिजिटली एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी 2020 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव जो है 16 साल पहले रख दी गई थी। हाँ, साल 2010 के आसपास रख दी गई थी, जब पूरे देश में 4G शब्द लोगों को ठीक से नहीं पता था। हमारा और आपका अनुभव रहा था, आपको पता होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। उस समय जो है अपने मोबाइल के टावर में जो है एक संसार का चिन्ह बना होता था और वही घूमता था, उसी में हम और आप इंटरनेट पर एंटरटेन होते थे। तो वो 4G उस समय ही कोई व्यक्ति प्लान कर रहा था। एक कंपनी थी, आई होप आपने नाम सुना होगा, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड। इस कंपनी ने पूरे भारत के लिए ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में अपने आप को बोली लगाई, और बाय ग्रेस बाय लक वो जीत भी गया। इसका मतलब वो जो ब्रॉडबैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी थी, अब वो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड के नाम पर नीलाम हो गई। और नीलामी जीतने के कुछ ही घंटों के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने उसमें 95% की हिस्सेदारी खरीद ली, 95%। और 5% की एक हिस्सेदारी जो है वो रह गई एक व्यक्ति विशेष के पास, जिसका नाम था महेंद्र नाहटा। अब इस नाम को याद रखिएगा, पिक्चर का ये हीरो जियो के साथ ही बनने को तैयार है। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 5% की इतनी छोटी सी हिस्सेदारी आगे चल करके भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कहानी का एक हिस्सा बन जाएगी। भाई, अपने आप में अविश्वसनीय नहीं लगता? 5% मामूली सा लगता है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट फिट है, प्रोडक्ट फिट है, तो ये मान कर चलिए कि आपका निवेश एकदम इसी कहानी को दोहरा सकता है। अब अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो 2020 के पास, कोविड का दौर हम सभी लोगों को याद है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जियो में निवेश करने के लिए लोग लाइनों में खड़े थे, और एक तरफ लाइन महामारी की थी और एक तरफ जियो में निवेश करने की भी उस समय लाइन लगी हुई थी। मेटा हो गया, गूगल हो गया, केकेआर हो गया, विस्टा हो गया, सिल्वर लेक हो गया, सऊदी पीआईएफ का नाम आपने सुना होगा, वो हो गया। ऐसे दिग्गज निवेशक जो है आईपीओ में पैसा लगा रहे थे। इनमें से ज्यादातर निवेशक ने लगभग 488 रुपए से लेकर 549 रुपए प्रति शेयर के भाव पर उसी समय निवेश कर दिया था। सोच के देखिए कि क्या फ्यूचर है, क्या विजनरी है। और उस समय शेयर की कीमत 488 रुपए से लेकर 550 रफली कह लीजिए, लेकिन 549 रुपए प्रति शेयर के भाव पर निवेश किए गए। लेकिन उसी समय महेंद्र नाहटा के परिवार को, जब वो अर्ली स्टेज पर थे, तो जियो प्लेटफॉर्म के शेयर मात्र उनको 10 रुपए प्रति शेयर के भाव से मिले थे। सोच के देखिए कि वह निवेश कितना बड़ा निवेश हो गया। जहां दुनिया के सबसे बड़े निवेशक 500 रुपए के आसपास एंट्री ले रहे थे, वहीं एक निवेशक ने अर्ली एंट्री 10 रुपए पे ले रखी थी। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई जादू था? तो भाई देखो, ये जादू वादू नहीं था। एक फंडामेंटली किसी भी कंपनी को समझना, उसके विजन को समझना, उसके मिशन को समझना और उसमें अर्ली स्टेज पर निवेश कर देना, ये उस स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा खेल था। ये था सबसे पहले सही बिजनेस को पहचानने का इनाम। ना शेयर मत खरीदिए, बिजनेस में पार्टिसिपेट करिए। यही फर्क होता है फाउंडर इन्वेस्टर का और पब्लिक इन्वेस्टर का। फाउंडर इन्वेस्टर अपने आप को उस कंपनी में निवेश करने से पहले उसे वो अपनी कंपनी मान लेता है, ऐसा स्टडी करता है।
और पब्लिक इन्वेस्टर तो आप सभी लोग को पता है, उस पर मेरे को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, दोस्त भी कंधे पे हाथ रख करके बोल देगा तो वो हम लोग ले लिया करते हैं। अब 2026 में आते हैं, जियो प्लेटफॉर्म ने अपना आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार आप अपडेटेड भी होंगे, न्यूज आप लोगों को मिल भी रही होगी। कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। आईपीओ में 27 करोड़ नए शेयर जारी किए गए। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस शेयर में कोई भी पुराना निवेशक अपने शेयर नहीं बेच रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस आईपीओ में कोई भी पुराना जो शेयर होल्डर है, जो निवेशक है, वो अपना शेयर नहीं बेच रहा है। वो क्या कर रहा है भाई फिर? और ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आप सभी लोगों को एक प्रश्न के साथ बोलता हूं कि आप लोग मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइएगा कि यदि अगर कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही उस निवेश के रूप में उसका हिस्सेदार है, उस कंपनी का हिस्सेदार है, और वो अपना निवेश नहीं बेच रहा है, तो ये आप कैसे लेते हैं? ये पॉजिटिव एंगल लेते हैं तो आप ऑप्शन नंबर ए टाइप करिएगा, और यदि अगर आप निगेटिव एंगल लेते हैं तो आप ऑप्शन नंबर बी टाइप करिएगा। इसका पूरा विश्लेषण स्थाना ट्रेडिंग स्कूल शाम 7:30 पर हम लोग लाइव क्लास में उपस्थित होते हैं। आप वहां आकर के भी पूरी तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर एक शब्द आता है ओएफएस, यकीनन आप सभी लोगों ने सुना होगा। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होता है तो पैसा पुराने निवेशकों की जेब में जाता है। अब यहां फिर से आप लोगों के क्वेश्चन के साथ मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कि अगर कोई भी फंड आया आईपीओ के जरिए और ओएफएस मतलब पुराने निवेशकों की जेब में चला गया वो पैसा, तब वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है कंपनी के लिए, तो आप ऑप्शन नंबर 1 दबाइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वो जो कंपनी में निवेश आ रहा है वो कंपनी में ही रहे, तब बेटर होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी दबाइएगा, सॉरी वो ऑप्शन नंबर 2 दबाइएगा। अब इस मामले में इस बात को समझिएगा कि जो आईपीओ के साथ निवेश आ रहा है वो जियो के मामले में पूरा पैसा कंपनी के पास ही जा रहा है, यानी कंपनी खुद मजबूत होगी, कंपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, अपने ग्रोथ प्लान में उसको खर्च करेगी। आईपीओ में जुटाए गए फंड से लगभग 27,500 मतलब 27,500 करोड़ अपनी टेक्नोलॉजी बिजनेस के कर्ज को कम करने में लगाई, क्योंकि आपको भी पता है फंडामेंटल रिसर्च अगर आप करते होंगे तो आप जानते हैं कि एक इक्विटी टू डेट रेशियो होता है, और किसी भी कंपनी के ऊपर जो डेट का एल्गोरिथम है उसको समझना, उस डेट के पैटर्न को समझना, उस डेट को रिटर्न करने के तौर तरीकों को समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो वो अपने डेट को खर्च करने में, कम करने में सबसे पहले उसका निवेश यूज करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस शब्द के बारे में, जिस निवेश के बारे में, अर्ली स्टेज के निवेश के बारे में हम और आप चर्चा करने के लिए बैठे थे, महेंद्र नाहटा, अब उसके बारे में बातचीत करते हैं कि इस परिवार ने 2020 में लगभग 47.87 लगभग रफली फिगर में कहें तो 48 करोड़ रुपए निवेश किया था, और आज अनुमानित वैल्यूएशन के आधार पर इनके हिस्सेदारी लगभग 5800 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। मतलब 48 करोड़ रुपए 5800 करोड़ रुपए हो गया, मतलब 121 गुना रिटर्न मिल गया। 121 गुना, नॉट इन परसेंटेज ना, 121 मल्टीप्लाइड टाइम्स। अब किसी व्यक्ति ने अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उस समय अगर उसने 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन 1.21 करोड़ रुपए के आसपास होती। इसी कहते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू, इसी कहते हैं अर्ली स्टेज में एंट्री कर जाना। लेकिन यहां निवेशकों को सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए? सीख नंबर 1 कि भाई मल्टीबैगर शेयर ढूंढने से पहले मल्टीबैगर बिजनेस ढूंढिए। और सभी पूरे होड़ में लगे हुए हैं कि मल्टीबैगर शेयर कैसे ढूंढे जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मल्टीबैगर कंपनी, मल्टीबैगर बिजनेस ढूंढा जाता है। और अगर आपको इसमें भी कोई चैलेंज लगता है तो स्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऑफलाइन ऑनलाइन आप किसी भी बैच के माध्यम से जुड़कर आप यकीनन कंपनी के फंडामेंटल को सीख सकते हैं। उसके लिए नीचे बोर्ड लाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और डेली शाम में 7:30 पर हम लोग लाइव भी उपस्थित होते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो किसी वजह से हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब सीख नंबर 2, बड़ी दौलत ट्रेडिंग से कम और ओनरशिप से ज्यादा आती है। इसलिए ट्रेडिंग को एक छोटा सा भाग बनाइए,
और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च करके निवेशक के रूप में काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर सेगमेंट की अपनी अपनी एक व्यवस्था है। आप मुझे बताइएगा कि ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनता है तो आप ऑप्शन नंबर एक्स चैट बॉक्स में दबाइएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है तो आप ऑप्शन नंबर वाई दबाइएगा, मुझे नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सीख नंबर 3, हर आईपीओ पैसा नहीं बनाता, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर आप किसी भी कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को कर देते हैं और वो अगर कंपनी के अंदर दमखम है आईपीओ ले आने के लिए और आईपीओ तक जाने के लिए, तो यकीनन आपका पैसा बेहतर बनता है। जो एक लास्ट, अगर आप कई सालों का डेटा उठा के पैटर्न को चेक करेंगे तो आप इस बात को सच होता हुआ पाएंगे। आज जियो भारत के लगभग 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच चुका है और देश के डेटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा यही संभाल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या जियो का आईपीओ भी निवेशक के लिए अब अगला बहुत बड़ा अवसर बनेगा, या फिर इतनी बड़ी वैल्यूएशन के बाद रिटर्न जो है वो सीमित रहेंगे। अब इसका जवाब तो भाई लिस्टिंग और वैल्यूएशन जब भाव तय होगा तो उसी समय ही विश्लेषण और बेहतरीन और व्यापक रूप से हो सकता है। उसके लिए आप बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल दोनों को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको समय पर जितने भी अपडेट्स आए वो आपको समय के साथ मिल सके। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन रखे रहिए इंस्टेंट किसी भी प्रकार के अपडेट्स के लिए। अब एक बात तय है कि महेंद्र नाहटा की इस कहानी आने वाले समय में वर्षों तक बिजनेस स्कूल और निवेशकों के बीच में चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार में सिर्फ पैसा शेयर से नहीं बनता, मैंने आप लोगों को लगातार बताया है। डिसीजन मेकिंग पावर और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर लिया गया फैसला व्यक्ति को बड़ा बनाता है। तो इसी के साथ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अन्य किसी भी अपडेट के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल डेडिकेटेड है आप तक सबसे पहले उस विश्लेषण को पहुंचाने के लिए। उसके लिए आप संस्था को सब्सक्राइब करे रखिए और डेली शाम में 7:30 बजे संस्था के साथ लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।